हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। अब तक मैंने पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस इसीलिए नहीं बनाए थे क्योंकि हिस्ट्री का कवर अप करना था मैक्सिमम उस स्टेज तक जहां से हम कंटिन्यूटी रख सके अपने ओवरऑल कंसेप्ट्स में। ओवरऑल जो टॉपिक्स चल रहे थे, हिस्ट्री जो चल रही थी हमारी पूरी, तो उसमें अब ये लिंक हो जाएगा सारा चीज। अगर आपने अब तक ग्रेड 12 हिस्ट्री का चैप्टर्स नहीं कवर किया है तो पहले वो वीडियोस देखो। 10 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं और 10th चैप्टर के बाद आप पॉलिटिकल साइंस चैप्टर स्टार्ट करें वीडियो देखना, तो आपको लिंक बैठेगा और सारी चीजें कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। दोनों दोनों सब्जेक्ट्स में जो लिंक आ रहा है वो टॉपिक सेम है, तो वो आपको लिंक बैठा रहेगा और एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी पढ़ते वक्त। तो ये पढ़ने की स्ट्रैटेजी है, जितना हो सके कॉमन लिंक, कॉमन टॉपिक्स को एक साथ पढ़ने की, एक साथ याद रखने की। सो लेट्स डाइव इनटू दिस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। 6 चैप्टर्स है टोटल। आई प्लान टू कंप्लीट दिस बाय मिड सितंबर और बिफोर दैट, इवन बिफोर दैट, बट या दैट्स द प्लान। एंड फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। बहुत ही आपको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, वर्ल्ड सिंस 1991। एंड थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, सो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, पॉज करिएगा कंसेप्ट्स को। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद उसको पॉज करके उस पार्ट को टेक्स्ट बुक में रीड करिएगा, मार्किंग्स करिएगा, नोट्स बनाइएगा। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी यूज करके ही आप पढ़ाई कर सकते हो। इस तरह से ही आपकी पढ़ाई, लर्निंग कंप्लीट होगी। नोट्स बनाएंगे जब आप, खुद रीडिंग करेंगे जब आप, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड लेट्स क्विकली डाइव इनटू द चैप्टर द वर्ल्ड सिंस 1991, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 12 पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर बहुत प्यारे टेक्स्ट बुक अगर आप यूज कर रहे हो, इवन डिजिटल और फिजिकल टेक्स्ट बुक, बहुत प्यारे वर्ल्ड मैप्स दिए हुए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड मैप्स आपको बहुत बार स्टडी करना चाहिए, उसको रैंडमली देखने चाहिए। यू नो, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है उससे, और बहुत हमारे कंसेप्ट्स, जब हम टॉपिक्स पढ़ते, जब उसमें नेम आते हैं कंट्रीज के, तो बहुत कुछ क्लियर रहता है जब हमें वर्ल्ड मैप हमें पता। तो यहाँ वर्ल्ड मैप बाकायदा टेक्स्ट बुक में दिया है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा चेंज है ये पहले की टेक्स्ट बुक्स में नहीं हुआ करता था। एशिया, एंटायर एशिया, यूरोप, एक थोड़ा सा उन्होंने एक प्रॉपर मैप दिया हुआ अगेन, ताकि हम कंट्रीज को अगेन देख सके और बेटर वे में। Let's dive into the chapter. The world since 1991. In the 11th standard, we studied international developments from 1945 to 1991. तो ग्रेड 11th पॉलिटिकल साइंस में हम ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुके थे। 1991 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके थे इन आर ग्रेड 11। और हिस्ट्री के ग्रेड 12 चैप्टर्स में भी, ग्रेड 10 चैप्टर 10 तक भी हम वहीं पर अब पहुंच चुके थे 1991 तक। सो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हुए, in this chapter we will look at changes that have taken place in the post 1991 era। तो ये कौन सा एरा था? ये पोस्ट 1991 एरा, आफ्टर कोल्ड वॉर एंड हो गई थी, और उसके बाद क्या हुआ था, उस वो एरा की हम यहाँ पे बात करेंगे। In November 1989 the Berlin Wall fell, and after that the process of disintegration of Soviet Union started। अब जब ये लाइंस मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपने हिस्ट्री के वीडियोस मेरे सारे देख लिए हैं ऑलरेडी, ग्रेड 12 की स्टडी के चैप्टर 10 तक अगर आप पहुंच चुके, तो ये लाइन आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। मुझे कुछ इसमें और बोलने की जरूरत नहीं है कि ये लोग किस बात की यहाँ पे बात कर, किस इंसिडेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कि 1989 में बर्लिन वॉल फेल और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन स्टार्टेड। Eventually in 1991 कोल्ड वॉर एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये भी हम जानते ही, हम सारी ये चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, पढ़ाई नहीं की है वो अब तक, तो पहले वो देखे, वो स्टडी कंप्लीट करे, वो चैप्टर्स कंप्लीट करे, फिर ही ये चैप्टर में डाइव करे। इट ऑल्सो एंडेड द ईस्ट वेस्ट डिविजन, ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक, ये भी हम जानते हैं, of the world that was based on the rivalry of United States and Soviet Union, capitalism versus communism. The developments in the post Cold War period can be analyzed through 5 major consequences। तो ये 5 consequences यहाँ पे जो मेंशन करेंगे, उसी को वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले उसे शॉर्ट ब्रीफ में हम एकदम देखेंगे। ये 5 major consequences क्या थे? एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। तो कोल्ड वॉर खत्म होते ही और न्यू स्टेट्स और जन्म ले रहे थे, न्यू कंट्रीज फॉर्म हुई थी। उसके बाद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेड टू द एंड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्डर डोमिनेटेड बाय द टू सुपर पावर्स,
द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। तो ये हम जानते ही है कि दो सुपर पावर्स ने कैसे पूरे अलग अलग नेशंस को अपने तरफ करके रखा हुआ था कि कौन कैपिटलिज्म की तरफ होगा, कौन कम्युनिज्म की तरफ होगा, और कैसे वो एक टेंशन वाला पूरा स्टेट था, राइट। वो खत्म होते ही क्या हुआ, हमने देखा न्यू स्टेट्स फॉर्म हुए, पूरा सोवियत यूनियन डिसॉल्व होके रशिया एंड कितनी सारी अलग अलग कंट्रीज फॉर्म हुई थी उसके आसपास, जो अलग अपनी आइडेंटिटी, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी पे वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म हुई थी। इट वी ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो हम ये देख ही चुके हैं, उसको हम डिटेल में भी फिर से अभी देखेंगे पूरा पैराग्राफ आगे। इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी। अब पोलैरिटी यानी कि टू पोल्स, पोल्स यानी कि एक इस तरफ था एक इस तरफ था। लेट्स अंडरस्टैंड दैट यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, तो दो पोल्स थे, तो बाइपोलैरिटी थी वर्ल्ड में। तो बाइपोलैरिटी यानी कि दो दो डायरेक्शन में दो पोल्स है, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वैसे। तो यहां पर इमरजेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी यानी कि सिंस अब सोवियत यूनियन नहीं रहा, तो एक ही तरफ अब पावर पूरा जा चुका है। तो वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। द कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन केम टू एंड, सिग्नलिंग द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दैट इज स्टार्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी। तो understand this logic, uni means one, bi means two. This led to the emergence of unipolar world order dominated by the United States. तो इसमें अब एक ही सुपर पावर बचा था, यूनाइटेड स्टेट्स। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, there was an increasing awareness about human rights and also a rise in intervention of humanitarian purposes. तो ये भी हम जानते हैं कि वर्ल्ड में इतनी अवेयरनेस आ चुकी थी कि लोगों के ह्यूमन राइट्स कितने जरूरी है, एंड इसी के तहत हमने देखा था कि कैसे अलग अलग पूरे का वर्ल्ड में कंट्रीज को अपना अपना इंडिपेंडेंस ग्रांट किया जा रहा था। टेररिज्म, टेररिज्म भी एक अलग नया एक एक प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रही थी ग्लोबल लेवल पे। द नेचर ऑफ टेररिज्म चेंज्ड आफ्टर 11 सितंबर 2001 अटैक्स, दैट इज 9/11 बोला जाता है, सितंबर 9th मंथ होता है इसलिए 9/11 अटैक्स बोला जाता है। बहुत ही भयंकर इंसिडेंट था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, और यूएसए को डायरेक्ट इस तरह से हमला करना और एक तरह से घायल करना, जिससे यूएसए ने बाद में बहुत ज्यादा अफगान वॉर, इराक वॉर, ये सारी चीजें एक्शंस लिए थे। सो टेररिज्म एक अलग ही पूरा हमारी एक प्रॉब्लम है, वो ग्लोबल लेवल पे जो आ चुकी थी, और 9/11 हमला उसका एक एक तरह से बिगर लेवल का, वो ग्लोबल लेवल का इशू था। सो 9/11 अटैक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये चीज भी हुई थी। मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म, और कैसे अब बाइपोलैरिटी से हम यूनिपोलैरिटी पे होते हुए धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, रीजनलिज्म हो रहा है एंड मल्टीपोलैरिटी हो रही है, यानी कि सब अपने अपने रीजन में, अपने अपने क्षेत्र में पावर बनते जा रहे हैं, अपने अपने रीजन में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने जोन में वो पावर बनते जा रहे हैं। तो वहां पर कंसंट्रेशन अपना अपना देख रहे हैं, रीजन वाइज वो अपना डेवलपमेंट देखने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये मल्टी बहुत सारे हो गए ना, तो मल्टीपोलैरिटी, तो मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस फेज प्राइमरीली सॉ द राइज ऑफ चाइना, इंडिया, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन एंड ऑल्सो द राइज ऑफ रशिया अंडर व्लादिमीर पुतिन। तो पुतिन तो अभी तक आप जानते ही, अभी तक वो रशिया के लीडर है, एंड ये ओवरऑल अदर देन यूएसए और दूसरे दूसरे रीजन्स कैसे पावर में आते गए, और आज इंडिया भी एक बहुत ही ग्लोबल लेवल पे नोन कंट्री एंड नोन पावर में आता है, along with China also, of course. These developments are and the growth of regionalism brought in multipolarity in the world order. Regions and regional organizations started to become more important. तो regional organizations क्या है, बार बार ये वर्ड आ रहा है, हम पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, what are regional organizations. एग्जाम्पल सार्क अगर आपको याद होगा तो दैट इज वन ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। हम रीजन वाइज कुछ कंट्रीज मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, ये ट्रेड, इजी ट्रेड के लिए, ये सब जो चीज हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके करते हैं रीजन वाइज, उसे हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, तो फर्स्ट जो था फाइव मेजर
कॉन्सिक्वेंस में जो फर्स्ट था उसको हम अब डिटेल में देखेंगे। एंड ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, इसको अब हम डिटेल में जो जो पांच अभी हमने देखे, पांचों को आप लिख लीजिए टाइटल, और अब उसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। वी कैन सी टू इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस द ईस्टर्न यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1989। तो दो ट्रेंड्स देखी गई थी। वो ट्रेंड्स क्या देखी गई थी इन 1989 के रिवॉल्यूशन के बाद? The first is the assertion of the concept of ethnic nationalism based on the right of to self determination, and the second is the end of bipolarity। तो ब्रेक डाउन करके पढ़ते, पहला तो बाइपोलरिटी एंड हो, तो सबसे पहले जैसे ही दो सुपर पावर में से एक पावर सुपर पावर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया, तबाह हो गया, तो एक ही हो गया, तो पहले तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ये एक हमने ट्रेंड देखा। दूसरा चीज एथनिक नेशनलिज्म बेस्ड ऑन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये इतनी लाइन को मार्क कर लीजिएगा और इसका मीनिंग पहले समझते। एथनिक, एथनिसिटी वाइज, एथनिक वाइज हम रीजन फॉर्म करने लगे, हम कंट्री फॉर्म करने लगे और हम एक नेशन बनाने लगे। तो जो सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ है, अलग अलग कंट्रीज में जो ब्रेकडाउन हुआ है, वो कैसे उन्होंने फॉर्म किया, क्या रीजन था कि अरे ये इतना इतना एरिया ये वाली पर्टिकुलर कंट्री बन रही है, या इतना एरिया ये वाली पर्टिकुलर कंट्री बन रही है। तो जो सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन है वो बेस्ड ऑन एथनिक नेशनलिज्म है, यानी कि एथनिसिटी पे वो ब्रेकडाउन हुआ है कि इतने लोग एक साथ साथ में एक कंट्री फॉर्म करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान का ब्रेकडाउन किस बेस पे हुआ था। तो एथनिसिटी, हम डायरेक्ट एथनिसिटी यहाँ पे एग्जैक्टली तो हम बात नहीं करेंगे, हम रीजनल रीजनल बेस पे डिवाइड हुए थे कि मुस्लिम मेजोरिटी एंड हिंदू मेजोरिटी, इस बेस पे वो डिवाइड हुआ था। तो यहाँ पर सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट एथनिक नेशनलिज्म के बेस पे डिवाइड हुआ था, और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि हम खुद खुद अपना सेल्फ चलाना चाहते हैं, उस बेस पे वो बना था। सो उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे अब। bipolarity existed because of the existence of two powers, United States and United Soviet Union। तो कॉमन सेंस की बात है कि टू सुपर पावर्स थे, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन, इसीलिए बाइपोलैरिटी एग्जिस्ट करती थी। द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू सेंटर ऑफ पावर। तो ये भी हम जानते ही है कि पूरा पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो चुका था, या तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ था या तो वो सोवियत यूनियन के साथ। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंडेड वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ पावर। और जैसे ही सोवियत यूनियन एक पावर चला गया, वन पावर पूरा चला गया, तो बचा एक ही। देयरफॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मेंट द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने भी पहले बाइपोलैरिटी को, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वाज अ रिवॉल्यूशन ऑफ ग्रोइंग एस्पिरेशंस ऑफ द मिडिल क्लास। दे डिजायर्ड मोर फ्रीडम, इकोनॉमिक वेलबींग। तो ये लोग के एस्पिरेशंस थे, ये लोग और डिजायर्स रखते थे, ये लोग मिडिल क्लास का एस्पिरेशंस था कि वो ज्यादा फ्रीडम और इकोनॉमिक वेलबींग चाहते हैं। They rose against the communist governments that were controlled by Soviet Union and emerged as free democratic states। और इसीलिए उन सभी ने सोवियत यूनियन के खिलाफ वो आवाज उठाई और खुद खुद एक डेमोक्रेटिक स्टेट्स। यहाँ पे जब मैं स्टेट्स कहता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, ये हम ग्रेड 10th में बात कर चुके हैं स्टेट क्या होता है। तो स्टेट्स यहाँ पे कंट्री की बात हो। ओके, सो दे फॉर्म्ड अ फ्री, दे वांटेड टू बी अ फ्री डेमोक्रेटिक स्टेट्स। Even within the Soviet Union, the movement for more political and economic freedom led to the various states demanding more autonomy and eventually independence। तो जब सोवियत यूनियन था तो तभी ये स्टार्ट हो चुका था कि वो लोग सोवियत यूनियन से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम मांगते रहते थे कि हमें और पॉलिटिकल फ्रीडम दे दो, हमें और इकोनॉमिक फ्रीडम दे दो, हमें वोटिंग का हक दो, हमें ट्रेड का राइट्स दो। तो ये हम ऑटोनॉमस पावर, उनसे ऑटोनॉमी मांगते रहते थे, और धीरे धीरे बाद में हमने फिर बोल दिया अब हमें इंडिपेंडेंस दे दो, अब हमसे अलग ही हो जाओ तुम लोग, हम पे रूल मत करो, हम अपना खुद का चला लो। जिस तरह से इंडिया ने किया था कि ब्रिटिश से उन्होंने पहले डुअल गवर्नमेंट की परमिशन ली, डुअल गवर्नमेंट चलाई, और फिर बाद में हमने बोल ही दिया कि अबे हम हमारे साथ बिल्कुल भी मत रहो, हमसे हट जाओ, और हम खुद सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे पूरी तरह से। तो वही कंसेप्ट है यूरोपियन कंट्रीज का। मीनवाइल द एथनिक आइडेंटिटी ऑफ वेरियस पीपल ऑफ रीजन बिकेम स्ट्रॉन्गर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों की एथनिसिटी भी वो बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग उनकी होते गई कि हम लोग सेम सेम एथनिक कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, हम लोग सेम, हमारी पुश्तैनी सेम एथनिसिटी से बिलोंग करती है, हमारा हमारे अंदर कहीं ना कहीं सेम डीएनए है। तो ये एक
एथनिक आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गया था और वो स्ट्रांग होते जा रहा था और उसके बेस पे डिवीजन हो रहा था. Ethnic identity of various people of region became stronger. This led to the demand for creation of independent states based on ethnic identity. Here are some examples of this trend. तो कौन से ethnic basis पे divide हो गए थे? The European in Europe, the pattern of creation of new states can be seen as Czechoslovakia split into two states, Czech Republic and Slav Republic. क्योंकि दोनों चेकोस्लोवाकिया जो एक कॉमन कंट्री था वो दो चेक रिपब्लिक और स्लाव रिपब्लिक में क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि दोनों में अलग अलग एथनिसिटी वाले लोग मेजोरिटी में थे. ओके. युगोस्लाविया स्प्लिट इनटू क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड मॉन्टेनेग्रो. तो युगोस्लाविया जो था इतना बड़ा रीजन था, हम पहले ही जान चुके हैं और पहले ही पढ़ चुके हैं और बहुत बार मैप में भी अभी आप देख सकते हो. युगोस्लाविया वो इतने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है. एंड बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन एथनिसिटी ऑफ द पीपल, कि वहां के लोग मोस्टली कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कौन से रेस से बिलोंग करते हैं, उनकी एथनिसिटी क्या है. In case of the former Soviet Union, the new states were as follows: Armenia, Moldova, Estonia, Latvia, Lithuania, Georgia, Azerbaijan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan, Ukraine, Kazakhstan and Russia. तो ये हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन भी पूरा डिवाइड हो गया था. तो ये सारे अलग अलग कंट्रीज फॉर्म हो गए थे उसमें से. अगेन ये किस बेसिस पे वो लोग डिवाइड हुए थे? एथनिसिटी के बेस पे वो लोग डिवाइड हुए थे. The trend of creation of new states on the basis of ethnic nationalism based on the right to self-determination was also seen in other parts of the world. यही ट्रेंड दूसरे parts of the world में भी देखा गया था. Some of the new countries that emerged as independent states were ईस्ट तिमोर. तो ये इंडोनेशिया से अलग हुआ था. इंडोनेशिया जो कंट्री है वहां से अलग हुआ था ईस्ट तिमोर, खुद का इंडिपेंडेंट. फिर अरित्रिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम एथियोपिया. तो एथियोपिया कंट्री के साथ ही रीजन था एरिथ्रिया. एरिथ्रिया ने भी अपने आप को अलग बोल दिया कि हम लोग अलग बिलोंग करते हैं और वी आर इंडिपेंडेंट नाउ. साउथ सुदान इंडिपेंडेंट फ्रॉम सुदान. तो सुदान कंट्री से साउथ सुदान अलग हो जाता है और अगेन कहता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री है और हम लोग डिफरेंट है आपसे. This trend of demand for independence on the basis of ethnic nationalism is also seen in the following cases. और कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए. ये पूरा इतना सा पैराग्राफ, इतने जो ये पेज है पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक पूरा ये जैसे इन्होंने नोट पॉइंट वाइज लिखा है इसको वैसे ही लिखकर याद करेगा. मैप्स इसके बाद इसको देखकर मैप में ये सारी जगह ढूंढिएगा और उसमें टैग करिएगा, मैप में वो लोकेशन टैग करिएगा. इस तरह से आपको ये सारी चीजें याद रहेगी और इसकी आपकी स्टडी कंप्लीट होगी. एक और एग्जांपल दिया है. कैटालोनिया को स्पेन से इंडिपेंडेंस चाहिए था. कोसोवो वांट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया. Its independence was being recognized by some countries of Europe. And Chechnya, I don't know इसका pronunciation में right कर रहा हूँ कि नहीं, but Chechnya wants independence from Russia. So ये सारे एथनिक नेशनलिज्म के बेस पर ये अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करते हैं बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी. एथनिक नेशनलिज्म इसे कहते हैं. सो अगेन मैप्स दिया है बहुत प्यारा सा यूरोप का, ये आप मैप देख सकते हो. एंड सोवियत यूनियन जो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका था. रशिया बीइंग द मेजर वन. यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रही है. सो पहले वो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी दोनों साथ में. एंड एज यू कैन सी ये सारे इतने सारे कंट्रीज सोवियत यूनियन की से अलग हुए थे बेस्ड ऑन द एथनिसिटी. नाउ टूवर्ड्स सेकेंड पॉइंट था टूवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड. फर्स्ट हमने पॉइंट कवर कर लिया है. सेकेंड पॉइंट है टूवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड. In 1990, Iraq went in for a war against Kuwait and established control over its territory. तो सबसे पहले आप अगेन बहुत प्यारे से मैप दे दिया. इराक कुवैत आप देख सकते हो यहाँ पर आजू बाजू में पड़ता है. नीचे की तरफ कुवैत है, रेड डॉट से मार्क किया है इन्होंने. सो इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया 1990s में. देयर वाज अ ग्लोबल रिएक्शन और इसके खिलाफ पूरी ग्लोबल रिएक्शन, पूरी दुनिया ने रिएक्शन दिया कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कितना मतलब ये सब अब नहीं करना है हमें, राइट. टेरिटरी कैप्चर और एक दूसरे पे कब्जा नहीं करना है. सो व्हाट हैपेंड,
There was a global reaction and matter was discussed in United Nations. Of course, अब United Nations है तो वहां पर ये matter discuss हुआ था. The United States took the initiative and led a multinational force against Iraq. इसीलिए इराक वॉर हुआ था. अमेरिका ने अपने फोर्सेस भेज दिए with the support of multinational force, यानी कि उसने सारे अलग अलग नेशंस लोग ने सपोर्ट किया. हाँ, वेरी गुड, करो ये. इराक में वो आप जाकर कुवैत की हेल्प करो और वॉर करो वहां पे. तो अमेरिका ने अपने तुरंत ही एक्शन ये किया था और कुवैत को बचाया था. द वॉर एंडेड विद कुवैत बिकमिंग फ्री फ्रॉम इराकी कंट्रोल. द देन American President George H. Bush considered this as a moral victory and used the term the New World Order to describe the nature of the global situation. तो तब जॉर्ज बुश थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे अमेरिका के, और उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया था कि व्हाट, वी आर कमिंग टू हेल्प यू गाइस करके. और उन्होंने अपने अमेरिकन को भेजा था यहाँ पे वॉर के लिए. तो ये समझते हैं कि इन्होंने यहाँ पर हेल्प करके उनकी एक मोरल विक्ट्री हुई थी. एंड ये टर्म उन्होंने यूज किया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्लोबल सिचुएशन. दिस अमेरिकन एक्शन हैड रिसीव्ड ग्लोबल सपोर्ट. सभी ने इसे सपोर्ट किया था, इंक्लूडिंग द सोवियत यूनियन, चाइना, कंट्रीज ऑफ नाटो, इजराइल, अरब स्टेट्स, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया. सभी ने इस अमेरिका की इस एक्शन को सपोर्ट किया था कि अमेरिका ने अच्छा किया, कुवैत को इंडिपेंडेंस दिलाई, बचाया फ्रॉम द इराकी पावर. The Soviet Union, which was facing internal problems, disintegrated in 1991. और नेक्स्ट ईयर तक सोवियत यूनियन भी पूरा डिसइंटीग्रेट हो चुका था. हम पढ़ ही चुके इसके बारे में बार बार कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था. देयर वाजंट मच आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवेंचुअली द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, which implied American dominance and leadership in matters of security, was accepted at the global level. तो अब ये देखो क्या बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स 1990 में अपने तरफ से कुवैत को हेल्प कर चुकी थी अगेंस्ट द इराकी पावर्स. एंड 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका था, क्योंकि उसमें तो इंटरनल प्रॉब्लम चली चुकी थी जो हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके. तो अब दो सुपर पावर में से एक पावर डिसइंटीग्रेट हो गया पूरी तरह से, और यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये एक साल पहले ही अपना बता दिया था कि वो कितना चाहता है कि लोग अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करके रहे और लोग अच्छे से इंडिपेंडेंट होकर रहे, अपना नेशन इंडिपेंडेंट रखे. तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट वो पहले ही एक साल पहले दे चुका था. और अब सिंस सोवियत यूनियन नहीं बचा, सुपर पावर नहीं बचा, तो यूनाइटेड स्टेट्स अकेला ही अब यूनिपोलर अकेला सुपर पावर बन गया, और वो लीडरशिप की मैटर में एकदम आगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में एकदम आगे. वो उनका डोमिनेंस बढ़ गया, अमेरिका का डोमिनेंस बढ़ गया. तो वो बात यहां लिखी है कि, फिर से ये पैराग्राफ में पढ़ूंगा, देयर वाजंट मच आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स. क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स के उसकी जो आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी क्या थी? दूसरों को हेल्प कर रहा है, दूसरों को इंडिपेंडेंट होने में मदद कर रहा है. कोई उस पर कोई और कंट्री किसी पे हमला कर रही तो वो बीच में स्टेप इन कर रहा है. तो ये अच्छी आइडियोलॉजी है, राइट? तो इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ऑपोजिशन में कोई था नहीं. और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो एक ओवरऑल टर्म था, अब वो बस अमेरिकन डोमिनेंस के लिए यूज होने लग गया, क्योंकि सोवियत यूनियन तो बचा ही नहीं 1991 के बाद. सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड. अगेन ये मैप देखते हुए, the United States emerged as a dominant country. तो डोमिनेशन, मेजर डोमिनेशन अब यूनाइटेड स्टेट्स का ही रहा. अमेरिकन डोमिनेंस हैड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस. पॉलिटिकली, अब वो पॉलिटिकली भी डोमिनेट करता था, इकोनॉमिकली भी डोमिनेट करता था. तो पॉलिटिकली the American model of liberal democratic governance was readily accepted and adopted by several post-communist states of Eastern Europe and elsewhere. तो अगेन ये बहुत भारी भारी लाइन है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. क्या कह रहा है कि पॉलिटिकली अमेरिकन डोमिनेंस कैसे रहा? क्योंकि जो सोवियत यूनियन से छुटकारा पाने के बाद जो कंट्रीज आई थी और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज भी थी, वो सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, क्या थी स्ट्रैटेजी? लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रखा, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये कंसेप्ट वाली जो आइडियोलॉजी थी, उसको सभी लोग पसंद करते थे.
यूनाइटेड स्टेट्स की इस आइडियोलॉजी को। तो सभी लोग बिल्कुल फेवर में थे कि अमेरिकन डोमिनेंस इसीलिए रहा पॉलिटिक वाइज क्योंकि उसी की पॉलिटिकल आइडिया पे हम सभी चलना चाहते थे। तो ये यहां पर उन्होंने लाइन लिखी है कि अमेरिकन मॉडल जो था, मॉडल का नाम क्या है, पॉलिटिकल मॉडल का नाम क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रखा। ये सभी ने एक्सेप्ट किया और एडॉप्ट किया आफ्टर द जो पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स जो फॉर्म हुई थी अलग अलग, जो सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, वो सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वाज लिंक्ड टू डेमोक्रेसी। तो यहां पर अगेन ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोग समझते थे, समझ, और जो कि ट्रू भी है कहीं ना कहीं, द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वाज लिंक्ड टू डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी होने से ही अच्छी गवर्नेंस होगी, अच्छा नेशन चलेगा। तो डेमोक्रेसी वाज द की फैक्टर इन गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है, ऐसा सबको लिंक था उस बात का। इसीलिए उन्होंने कम्युनिज्म को हटा दिया था और डेमोक्रेटिक लिबरल आइडियाज को एक्सेप्ट किया था। तो इस तरह से पॉलिटिकली अमेरिका का डोमिनेंस रहा है। इन इकोनॉमिक स्फीयर, अब पॉलिटिकल वाइज तो देख लिया कैसे वो डोमिनेंस में था, इकोनॉमिक वाइज वो कैसे डोमिनेंस में था। इन इकोनॉमिक स्फीयर सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी वाज गिवन अप बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो कॉमन सेंस है, हमने देख लिया था, कंट्रीज ने देख लिया था कि सोशलिस्ट सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म बेटर वर्क कर रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में, ये हमने देख लिया था। और इसीलिए सबने अगेन कैपिटलिज्म को अपनाया। One of the other aspects about American domination was the use of American soft power. So अभी soft power क्या होता है? Let's understand that. Soft power is when you influence the other countries without the use of military force. तो military force के बिना आपने किसी कंट्री, किसी नेशन पे अपना पावर रखा हुआ है, इन्फ्लुएंस रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जांपल दिए साइड पैराग्राफ में कि अगर हम बात करें फूड चेन वाइज, इसमें बात करेंगे इंस्टेंटली। फूड चेन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स हैव ग्लोबल रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, आज हमारे हर जगह पे पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, आप जाते हो खाने, हम जाते खाने, हमें पसंद है खाना। ये कहाँ की फूड चेन्स है? ये अमेरिका की फूड चेन्स है। तो हम इनडायरेक्टली अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली अमेरिका को डोमिनेंट होने दे रहे हैं। और अमेरिका अपना सॉफ्ट पावर, ये उसका सॉफ्ट पावर है कि उसने हमें इन्फ्लुएंस करके रखा है, हम उस ब्रांड को, उस इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्ट पावर। एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी करता है यूनाइटेड स्टेट्स, काफी एशियाटिक कंट्रीज से और अलग अलग कंट्रीज से वो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम रखता है। तो ये भी एक तरह का सॉफ्ट पावर है। इंटरनेट वाइज वो अच्छा खासा प्रोपेगेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह रखता है। तो ये सारे सॉफ्ट पावर्स है अमेरिका। सॉफ्ट पावर, द इन्फ्लुएंस इज स्प्रेड थ्रू इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड अदर सिमिलर मीन्स। तो मिलिट्री पावर का यूज न करते हुए किसी और कंट्री पर आप इकोनॉमिक वाइज, सोशल वाइज, कल्चरल वाइज आपने अगर अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ है, तो आपका वो सॉफ्ट पावर काउंट होता है। तो अमेरिका का सॉफ्ट पावर भी है पूरे वर्ल्ड में मौजूद। व्हाट इज लिबरल डेमोक्रेसी यहाँ दिया हुआ है, ये अभी आपको पता ही होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। लेकिन अगेन शॉर्ट, छोटा सा पैराग्राफ, आप प्लीज इसे रीड कर लेगा, बहुत इजी पार्ट है। यहाँ पर डू यू नो में दो अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रांसिस फुकुमो इंट्रोड्यूस द एंड ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री कंसेप्ट बोला था जब सोवियत यूनियन पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई थी और लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम आ चुका था। डू यू नो सेकेंड पार्ट जो है जोसेफ नायल, इन्होंने इन्होंने नेम किए थे टू तरह के पावर, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर, जिसमें से अमेरिका इज वेरी गुड इन सॉफ्ट पावर एज वेल एज हार्ड पावर व्हेन नीडेड। ह्यूमन, थर्ड पॉइंट जो था हमारा, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी हो गया था कि लोगों का राइट्स का, लोगों के राइट्स के बारे में सोचना, उनको इंडिपेंडेंस दिलाना, उनको बेसिक चीजें दिलाना, और उस बारे में इन इन जनरल वर्ल्ड लेवल पे आवाज उठा। तो उसके बारे में अब यहां देखेंगे। The process of disintegration of states and the creation of new state was not always peaceful. तो जो ये जैसे, अगेन आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान ओनली बिकॉज हम इससे रिलेट करते हैं और हम जानते हैं ज्यादा। तो इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था, तो
बड़ा पीसफुल नहीं था कि अरे यार ठीक है चलो भाई ओके तुम लोग अलग हो गए हम अलग हो गए। नहीं, कितनी ज्यादा रायट्स हुए थे, कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे। जब वो बॉर्डर क्रॉस भी कर रहे थे कितनी ज्यादा तकलीफें हुई थी, मारा काटी हुई थी। एंड ये सारी सिचुएशंस हुई थी, तो बिल्कुल पीसफुल सेपरेशन नहीं था ये, पीसफुल सेपरेशन नहीं था ये। सो वैसे ही वही बस एक सिंपल सा यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी जो ये जो स्टेट्स हो रहे थे वो हर जगह पे हर कोई मान नहीं जा रहा था कि अरे हाँ ये हम अलग हो चुके हैं, हमारा है ये तुम्हारा है करके टाइप्स। तो यहाँ पर अब एग्जांपल देंगे हमें। इन यूगोस्लाविया फॉर एग्जांपल देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लडशेड इन बोस्निया हर्जगोविना। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन ये सही भी है कि बट यस, बोस्निया हर्जगोविना ये साथ में ही है, बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद होगा हम पहले के चैप्टर में हिस्ट्री में पढ़ चुके थे कि इस रीजन में बहुत सारे मिक्स्ड एथनिक ग्रुप्स थे पहले से इन्वॉल्व। तो यहाँ पर वो डिवीजन बहुत ही मुश्किल, बहुत ही बुरे वे में हुआ था, ब्लड शेड हो गया था, मारा काटी हो गई। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो अकर्ड इन चेचेनिया, ईस्ट टिमोर एंड एरित्रिया। तो ये भी हम देख चुके हैं ऊपर, ये जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी अलग अलग, एक रशिया से हो रही थी, एक इंडोनेशिया से हो रही थी। तो यहाँ पर पीसफुली नहीं हुआ था ये चीज। It is in response to such situations that people started to be concerned about the violations of human rights. The United Nations, an important global organization, would intervene in countries to prevent conflict from escalating. This is one of the main tasks of UN peacekeeping. तो अब ऐसा चीज ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज के बीच में होगा तो कौन स्टेप इन करेगा? यूनाइटेड नेशंस, इसीलिए हमने बनाया हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग डिपार्टमेंट जो है, पीस कीपिंग फोर्स जो है, वो डिप्लॉय किए जाते हैं। आर्मीज अलग अलग कंट्रीज के जाती है वहां पर, और उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां पर प्रॉब्लम हो रही है, जो कि इश्यूज क्रिएट करेंगे, राइट्स क्रिएट करेंगे, वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाकर उस चीज को कंट्रोल करेंगे और बीच में इंटरवीन करके हालात को काबू में लाएंगे। In the post-Cold War era, the United Nations continued to intervene in conflict situations to bring about a peaceful resolution of the dispute. तो उसने हर जगह जहां भी जरूरत पड़ी वहां पर अपना इंटरवीन करके दखल अंदाजी करना, इंटरवीन का यानी कि बीच में दखल अंदाज करना, दखल अंदाजी करके बीच में उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की। But now the rationale for intervention was not just to stop the ongoing war, but also prevent the reoccurrence of the conflicts in future, maintain peace and protect the human rights of affected people. तो अब कह रहे कि अब पहला वो जो डिवीजन हो रहा है उसमें जब एक राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो उसको ही सिर्फ शांत करना काम नहीं है। यूएन का काम उससे आगे भी है कि फ्यूचर में भी कुछ और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, ह्यूमन राइट्स अफेक्ट ना हो लोगों के, और कोई भी और वैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसमें आपस में वो लोग लड़ रहे हैं फिर से। So the United Nations intervene in Cambodia, Somalia and Yugoslavia for this purpose. तो आगे भी after division also when there was situation जहां पर कि लोग आपस में फिर से लड़ने लग गए या आपस में वो लोग कुछ ना कुछ राइट्स करने लग गए, तो यूएन ने इंटरवीन किया था फिर से। The increasing awareness about human rights and their protection in international law gave rise to a new phenomena for protection of rights in the form of humanitarian intervention. तो इस चीज को एक नया टाइटल एक मिल गया था, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि रास्ते पे कोई किसी को मार रहा है और आप दो तीन लोग मिलके उसमें बीच में पड़ रहे हो और अलग कर रहे हो, तो आपने क्या किया है? आपने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया है कि आपने मार खा रहा था, और जो भी सिचुएशन होगा, यहाँ पर मैं हर तरह के सिचुएशन की बात नहीं करूंगा, एक बेसिक कि कोई गरीब मार खा रहा था और आपने बीच में इंटरवीन करके ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इंटरवीन करके उस चीज को रोका, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन उसे कहते हैं। द 1990s आर समटाइम्स सीन एज द गोल्डन एज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। तो 1990s ये पूरा वो एज था, वो टाइम था कि पूरे हर जगह पर सभी ने आवाज उठाई, कहीं भी कुछ गलत हो रहा था, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कुछ हो रहा था कहीं पे, तो यूएन ने स्टेप इन किया, दूसरी कंट्रीज ने स्टेप इन किया और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन दिखाया। ह्यूमन राइट्स इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा वर्ल्ड, बहुत ही सिंपल सा इसमें उन्होंने अगेन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, प्लीज इसे रीड करिएगा।
फोटो वाइज इसको जल्दी से कवर करेंगे कि इंडिया का क्या हाथ रहा है ह्यूमैनिटेरियन रोल में। तो कैम्बोडिया में यू कैन सी हमारे तरफ से इंडियन पुलिस ऑफिसर वहां गए थे कैम्बोडिया में। कैम्बोडिया कम्स नियर थाईलैंड, वियतनाम में, वियतनाम के पास आता है बाजू में। एंड एज यू कैन सी द फोटो कि यूएन ने भेजा था एंड इंडिया ने उसमें रोल निभाया था और इंडियन पुलिस वहां पे भेजे गए थे। सेकंड फोटो देख सकते हो आप, इंडियन आर्मी डॉक्टर्स इन सोमालिया। तो सोमालिया में हम ऊपर दो जगह देख चुके थे ऑलरेडी कि कैसे यूनाइटेड नेशंस ने कैम्बोडिया सोमालिया ये दोनों जगह पे इंटरवीन किया था। तो सोमालिया में हमारे अगेन इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी डॉक्टर्स वहां पे गए थे और वहां पे लोगों को हेल्प की थी, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पहुंचाया था। वहां पर वेल्स खुदाए थे, स्कूल्स ओपन किए थे, मॉस्क ओपन किए थे, रिलीफ कैंप्स बनाए थे। तो ये अगेन ये आपको डिटेल थोड़ा सा उन्होंने दिया है, प्लीज इसे रीड करिएगा और डेट वाइज इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा टेररिज्म, द अटैक ऑन द न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर, तो ट्विन टावर्स जो ये बोले जाते हैं, प्लेन पूरा घुसेड़ दिया था ओसामा बिन लादेन ने। और उसके बाद तो अमेरिका पूरी तरह से टेररिज्म के खिलाफ उसका ऐसा एक्शन उसने उठाए थे कि घर घुस के उसे मार डाला था। सो न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर बिल्डिंग्स दोनों ये गिर गई थी, ब्लास्ट किया गया था, प्लेन पूरा अंदर, आप जानते ही होंगे, काफी मूवीज भी इसके ऊपर बन चुकी है। बॉलीवुड मूवी एक काफी अच्छी इसके ऊपर बनी है, न्यूयॉर्क मूवी का नाम है, जॉन अब्राहम है इसके अंदर, जरूर देखिएगा। सो ऑन 11 September 2001, popularly referred as 9/11 attack, brought in a new form of terrorism in the world. The concept of terrorism is not new. Terrorism has been defined as the use of violence and the threat to use violence with an intention to create panic in the society, pursue political, religious, or ideological goals. Generally, government institutions and officials are primary targets. तो टेररिज्म कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन ये जो इंसिडेंट था एक बहुत ही अलग लेवल पे टेररिज्म को लेके चला गया था। ये इंसिडेंट, इट इज, इसके बाद अगर बड़ा टेररिज्म इंसिडेंट हुआ था तो हमारे यहाँ इंडिया मुंबई में जो हुआ था ताज अटैक्स और कसाब वाला जो पूरा जो हुआ था। सो एक ये बहुत हाई लेवल पे, एकदम घटिया लेवल पे वो लोग जा चुके हैं टेररिज्म को लेकर। तो वो ये बता रहा है, और जिसके अंदर उनका टारगेट क्या होता है, पैनिक फैलाना सोसाइटी में, अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को अपना गोल बनाकर परेशान करना लोगों को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करना मोस्टली। तो ये सब टेररिज्म का एक हिस्सा है। The first instance of modern day terrorism is considered to be the attack on the Israeli Olympic team at Munich in 1972 by the Palestinians. तो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, आप अगर आई डोंट नो आप अवेयर है कि नहीं, बट बहुत ही पुराना कॉन्फ्लिक्ट और अभी तक बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। और ये मॉडर्न डे टेररिज्म में एक और 1972 में हुआ था कि उसकी ओलंपिक टीम पे पैलेस्टीनियंस ने हमला कर दिया था। सिंस देन टेररिस्ट organization and groups have indulged in airplane hijacking, bombings, assassination of political leaders, traditional forms of terrorism, mainly targeted institution of the state. The terrorist usually fought for the rights of some specific people. The terrorist activity was usually associated with separatist movements. तो ये एक मॉडर्न डे में बात करें तो ये सारे अलग अलग अब तरीके हाईजैक कर लेते हैं, असैसिन कर लेते हैं किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर का। वो अपना एक कोई स्पेसिफिक पर्सन के गोल के राइट के लिए वो लड़ते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स से वो बिलोंग करते हैं वो लोग। नॉर्मल गवर्नमेंट से नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं, वो अपना एक सेपरेट आइडियोलॉजी चाहते हैं। ये सारे उसके फीचर्स। मॉडर्न डे टेररिज्म इज different in several ways. The terrorists today are not fighting for a specific group in a specific geographic area. तो अब ये ऊपर जो हम देखिए ट्रेडिशनल फॉर्म था कि हमने एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया करके, लेकिन मॉडर्न डे टेररिज्म में हम एक ऐसा नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे हैं या स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं। ये अब ग्लोबली कहीं भी कर रहे हैं। The terrorist organizations are motivated and inflamed by an abstract religious ideology. The fight is for abstract goals and the operations are global in nature. तो अब ग्लोबल लेवल पे वो कर रहे हैं और उनकी रीजनल आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं। After the 9/11 attack, similar attacks took place in Bali 2002 में, मैड्रिड 2004 में, लंदन 2005 में एंड मुंबई 2008 में।
मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म। सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो इसका फिफ्थ टॉपिक जो था पोस्ट कोल्ड वॉर वाला एरा का, मल्टीपोलैरिटी आ चुकी थी और रीजनलिज्म आ चुका था। द वर्ल्ड ऑर्डर वाज डोमिनेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। The American military and economic might was unchallenged during this time. This made it only superpower. तो अकेला अमेरिका वन साइड खेल रहा था पूरा. This made it the only superpower. However, economic rise and military capabilities are not the only criteria to become and remain a superpower. So सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज से ही आप सुपर पावर नहीं बनते हो. It is the amalgamation of both hard power and soft power that shapes a country to become a world power. तो वर्ल्ड पावर में हार्ड पावर सॉफ्ट पावर दोनों उसका एक बैलेंस अप होता है, मिक्सअप होता है, और तब जाके आप सुपर पावर बनते हो. While hard power relies on coercion, यानी फोर्सफुली कुछ चीज कर देना, मिलिट्री फोर्स एंड इकोनॉमिक सैंक्शन, सॉफ्ट पावर इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इन्फ्लुएंस, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन. तो हम अब जानते हैं ये सॉफ्ट पावर हार्ड पावर क्या होता है. In recent times, the dominant position of United States has been directly or indirectly challenged. तो अभी के बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स अब अकेला सुपर पावर नहीं रहा है, राइट. इंडिया भी अब एक पावरफुल कंट्री है, चाइना भी अब एक पावरफुल कंट्री है. तो यूनाइटेड स्टेट्स अब अकेला नहीं रहा, ऐसा वो बता रहे. फॉर इंस्टेंस, द इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन यूरोप through the creation of European Union, the rise of Asia through the presence of China and Japan, followed by India in the global world order, the military resurgence of Russia, and the growing importance of new regional organization have come to define a shift from a unipolar to a multipolar world order. तो एक शॉर्ट फॉर्म में फिर से हम कवर अप करते हैं. बाइपोलैरिटी थी यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, सिर्फ सिंगल यूनिपोलैरिटी रही. अब धीरे धीरे दूसरे दूसरे कंट्रीज, दूसरे दूसरे रीजन्स भी पावर में आ गए. तो अब यूनाइटेड स्टेट्स अकेला नहीं रहा, बहुत सारे आ गए. तो मल्टी पोलैरिटी की तरफ अपन आ चुके हैं, जिसमें अब यूनाइटेड स्टेट्स अकेला पावरफुल नहीं. चाइना has posed a formidable challenge to the unipolar world led by the United States. चाइना ने काफी अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स को हमेशा चैलेंज किया हुआ है कि तू अकेला पावर में नहीं है, मैं भी हूं करके टाइप्स. So China's rise to global prominence can be attributed to its rapid economic progress since the introduction of economic reforms in the mid 1970s under Deng Xiaoping's leadership. सो वहां के लीडर ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे और जिससे उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इतनी रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस करके दिखाई है कि वो आज अनटच्ड है. मैक्सिमम वहां से पूरे ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट्स होते हैं, सस्ते में सस्ते प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग, और पूरे वर्ल्ड में वो लोग अच्छे खासे दाम में बेचते हैं. उन्होंने बहुत सारे चीजों में मोनोपोली करके रखी हुई है. तो ये सारे रीजंस है. चाइना भी एक प्रॉपर सुपर पावर हो चुका है. द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ विच बिगेन ओनली इन द 1990s. तो 1990s के बाद से ही मेन इंपॉर्टेंट उनका एक चेंज आया हुआ है. China has increased its sphere of influence through its ambitious economic projects such as One Belt, One Road and China-Pakistan Economic Corridor, and aims to create a sphere of influence in Central and East Asian regions. तो चाइना चाहती है पहले से कि वो एशिया, पूरे ईस्ट एशिया रीजन, सेंट्रल एशिया रीजन पे पूरा इन्फ्लुएंस उसी का रहे, और इसीलिए उसने पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती रखी हुई है. काफी वो हेल्प करते एक दूसरे की वो लोग. Furthermost, Chinese opening to Africa shows that their dream goes beyond neighboring countries. और चाइनीज ने अफ्रीका के साथ भी रिलेशन रखा हुआ है, जो ये बताता है कि वो बस नेबरिंग कंट्रीज से अपना रिलेशन नहीं मेंटेन कर रही है. वो अफ्रीका तो दूर हो गया, राइट. तो दूर मतलब वो ओवरऑल पूरा अपना डोमिनेंस रखना चाहती है. मिलिटरीली यानी मिलिट्री वाइज, China is ambitiously building up its naval and air power in order to back up its claims in the South China Sea. So South China Sea में वो अपना वापस पूरा क्लेम उधर अपना कंट्रोल मेंटेन रखने के लिए वो अपनी मिलिट्री, नेवल एंड एयर पावर को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रख रही है. एंड इंडिया के साथ तो वो उनका ये चलते ही रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं, हम देखते ही है इस बारे में.
न्यूज चैनल्स एंड नॉर्मल न्यूज़पेपर्स में। रशिया हैज मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। अब सोवियत यूनियन डिसॉल्व होने के बाद रशिया जब फॉर्म हुआ था, तो रशिया ने वापस कैसे अब कैसे वापस अपना पूरा पावर गेन किया, और कैसे वो भी अब एक सुपर पावर है। सो मेन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के थ्रू हम इंडिया, हम रशिया से काफी हमारा ऑयल एंड गैस आता है। रशिया हैज इमर्ज्ड एज एन एनर्जी सुपर पावर। वो एनर्जी में उसने अपना पूरा मोनोपोली रख लिया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी has renewed the sense of national pride leading to military assertiveness in recent times। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन है, इसलिए अंदर एक नेशनल प्राइड आ जाता है, नेशन के लिए कर मिटने को, लड़ मिटने को वाला थॉट प्रोसेस आ जाता है, इसलिए उनकी मिलिट्री भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही है और है। मतलब रशिया कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन एंड इट्स फाउंडिंग मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाउंडिंग मेंबर भी है रशिया। Today, the Indo-Pacific region is gaining importance. Economic growth in Asia, led by China and other countries like India and Japan. Conflicts in the South China Sea, the importance of ASEAN, that is, ये हम देखेंगे, Asia, Southeast Asian nations, उसका full form है, and American interest in the Pacific region has contributed to the importance of this region. India is likely to play an important role in this region in the future. तो इंडो पैसिफिक रीजन जो हमारा पूरा ये रीजन है, जहाँ इंडिया आ गया और चाइना भी आ गया, जापान आ गया, तो ये जो रीजन है, और यहाँ पर अमेरिका का भी इंटरेस्ट पहले से रहा है, तो ये एक जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। अब चैप्टर का एक अलग ही पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर जो हमने ऊपर देखा था कि रीजनलिज्म चल रहा था, एथनिक बेस पे जो कंट्रीज फॉर्म हो गई थी, और फिर बाद में अलग अलग रीजन वाइज उन्होंने एक दूसरे का साथ देते हुए कैसे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, उसी को हम यहाँ पर डिटेल में देखें। So let's dive into that. Regionalism is an important issue in international relations. Countries come together to either create or join some regional organizations. These organizations may be based on geographic proximity or on common political, ideological, economic, etc. concerns. So, या तो वो जोग्राफिक, मोस्टली जोग्राफिक ही होता है, बट कभी कभार जरूरी नहीं है कि जोग्राफिक भी रहे। जैसे कि हम पहले के चैप्टर में देख चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ यूएस ने एक ट्रीटी साइन की थी, राइट। तो दूर दूर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पहले बता रहे हैं कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस रीजन जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी में भी हो सकते हैं, एक दूसरे के आजू बाजू में भी हो सकते हैं, और कभी कभार अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मिल रहे हैं तो वो दूर दूर भी बिलोंग कर सकते हैं जोग्राफिकली। सो while geographic linkage are important, sometimes some functional and infrastructural issues become the basis of regional cooperation। तो वही बात मैंने जस्ट आपको समझाई कि जोग्राफिकली लिंकेज तो इंपॉर्टेंट है और मोस्टली रहते भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। अगर हमारा एक कॉमन गोल है, अगर हमारा एक कॉमन फंक्शनल इशू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं। These can be in areas like transport and communication, energy, health, etc. The process of regionalism usually begins with political dialogue amongst the participants। तो ये स्टार्ट कैसे होता है? तो पॉलिटिकल डायलॉग, यानी अब जब दो लीडर मिलते हैं आपस में, तब ये स्टार्ट होता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि नरेंद्र मोदी जी ने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया हुआ है कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को पॉलिटिकल डायलॉग इतना जो दिया है, हर जगह वो जाते हैं, हर जगह वो पहुंच जाते हैं, और जो लीडर्स को वो इनवाइट करते हैं। तो ये कोई कॉमन बात नहीं, कोई आम बात नहीं कि ऐसे ही उठ के चले गए कि अरे यार हाँ चलो फ्लाइट है बैठ गए, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी आप वर्ल्ड लीडर को मिल रहे हो, उससे उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हेल्प ले रहे हो, तो ये सारा चीज जो करके दिखाया वो लाइक इंडिया के लिए बेस्ट चीज हुई है इन द रिसेंट ईयर्स। सो that is what political dialogue is. When the two leaders meet and they start a dialogue, they talk, they share their resources, they plan to share more ideas and resources for the betterment and development of the nations.
सो ये एक बहुत जरूरी है कि एक आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए. Similar ideological perspectives and economic concerns may help the process of dialogue. Such a dialogue may lead to the creation of an organization. और जब ऐसा होता है तो एक organization form हो जाती है. In 1940s and 1950s, regionalism in Asia and Africa focused on political dialogue between countries. तो ये हम जानते हैं कि एशिया अफ्रीका में काफी कॉन्फ्रेंसेस हुए थे. कमेंट्स में बताइए कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडोनेशिया इंडिया के बीच में, जिसमें वो लोग फाउंडिंग मेंबर्स भी थे. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था. सो कमेंट में बताइए वो. सो वैसे बहुत सारे कंट्रीज के डायलॉग हुए थे, पॉलिटिकल डायलॉग हुए थे. इन यूरोप द फोकस वाज ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो देखिए कितना फर्क पड़ रहा है डेवलपिंग और अंडर डेवलप और लाइक डेवलप्ड नेशंस वाला बात अगर हम करेंगे यहाँ पे. तो एशिया अफ्रीका 1940s 50s में पॉलिटिकल डायलॉग कर रहे थे एंड वो पॉलिटिकल वाइज एक दूसरे को पहले तो हेल्प करने की बात कर रहे थे, जबकि उसी वक्त यूरोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहा था, क्योंकि वो पॉलिटिकली ऑलरेडी स्टेबल था अपने इसमें, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में पहुंच चुका था ऑलरेडी. सो यहां पर हम उस पर फोकस करने वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे. इन यूरोप द फोकस वाज ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. फॉर एग्जांपल यूरोप क्रिएटेड द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC in 1951 and the European Economic Community EEC in 1957. द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी बनाई थी, यूरोएटॉम इन 1958. तो यूरोपियन अपना इकोनॉमिक वाइज आगे बढ़ रहा था, कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ कर रहा था, अलग अलग कंट्रीज आपस में, यूरोपियन कंट्रीज मिलके. उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे आगे. इन 1960s द कंसेप्ट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन स्प्रेड टू, और ये धीरे धीरे कंसेप्ट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का कंसेप्ट एशिया तक आ गया. एंड एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो हमने ऊपर अभी देखा था एशियन, was created in 1967. In 1960s, we saw the growth of regional organization that focused on economic issues. Some regional organization like the NATO, ये हम जानते ही है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, focus on security issues. In the post Cold War era, the regional organization started to focus on issues of trade. तो धीरे धीरे पहले हम सिक्योर नाटो और वॉर्सो क्यों बनी थी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. अब धीरे धीरे हमारा शिफ्ट क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, हम टूवर्ड्स फोकस ट्रेड की तरफ. अब ट्रेड इजी रखने के लिए हम क्या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ट्रेड ब्लॉक्स. तो ट्रेड ब्लॉक कंसेप्ट अगेन हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. अगेन यहाँ पे उन्होंने छोटा सा दिया हुआ है, सिंपल भाषा में होता है. ट्रेड ब्लॉक वो चीज होती है जिसके अंदर हम एक दो कंट्री आपस में मिलके या सिर्फ दो कंट्री आपस में मिलके कुछ ऐसी एग्रीमेंट साइन करती है जिसमें हम इजी ट्रेड की बात करते हैं, जिसमें हम इंपोर्ट्स टैक्स टैरिफ्स वगैरह जो लगते हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे या जीरो कर देंगे, और कोटा सेट कर देंगे, कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करेगी, ये सारी चीजें उसमें हम बात करते हैं इन ट्रेड ब्लॉक्स. Let us take a survey of some of the important regional organizations in the post Cold War era. और इसी post Cold War era में और कौन सी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई थी उसके बारे में अब आगे का चैप्टर है. सबसे पहले यूरोपियन यूनियन EU. शायद आप जानते भी होंगे EU, यूरोपियन यूनियन. बेसिकली यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने साथ में आफ्टर कोल्ड वॉर एरा उन्होंने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को इकोनॉमिक वाइज हेल्प करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखेंगे आपस में, और हम ट्रेड इजी रखेंगे अपना. तो ये EU करके उन्होंने फॉर्म किया था ऑर्गेनाइजेशन. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉलोड बाय द कोल्ड वॉर gave rise to constant instability which has always motivated the European countries to come together. It is on the basis of that European Union was established. तो हम जानते ही है कि कैसे हालात हुए थे जिसमें यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे को साथ देने आ जाती थी. सो वही बेसिस पे यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था. द यूरोपियन यूनियन बिगेन एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वांटेड टू फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. The idea being that the countries that trade with one another become economically interdependent and so more likely to avoid conflict. तो इसमें इकोनॉमिकली कोऑपरेशन का यहाँ पे इसके पीछे का आइडिया क्या है, ये क्या मतलब, अगर हम एक दूसरे को हमारा कुछ ट्रेड वाइज लेन देन होता रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे नहीं कभी, क्योंकि मुझे पता है अरे वहां से तो मुझे ऑयल और पेट्रोलियम मिलता है और हमारे यहाँ से वहां पर फूड ग्रेन्स जाता है, तो हम लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट रखेंगे नहीं, हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे. तो ये इकोनॉमिकली अगर हम एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट
यानी एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे। तो इसी को दिमाग में रखते हुए ये किया गया। और इसी को चलते यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे, ईसीएससी 1951 एंड ईईसी इन 1957 उन्होंने क्रिएट किया। लेटर दीज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी जो अलग अलग बनते जा रही थी उसी को एक पूरा कॉमन करके एक कॉमन उन्होंने कम्युनिटी बना दी, यूरोपियन कम्युनिटी, और उसी को बाद में उन्होंने बाद में नेम कर दिया यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है फिर। ठीक है, तो पहले वो एक एक ईसीएससी ईईसीएसए करके फॉर्म होते जा रही थी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। बाद में उन्होंने एक कॉमन पूरा बनाकर एक कॉमन ईयू क्रिएट कर दिया उसी चीज को। ठीक है, later these various organizations merged together and were referred to as European Community. In 1973 an agreement was signed to create European Parliament. इनका एक खुद का अलग से पार्लियामेंट भी है जहां पर ये सारी यहाँ पे इनकी बातें चलती है, यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक पार्लियामेंट नहीं है, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज का एक पार्लियामेंट। The process of creating a single market for European Union began in 1980s and was completed in 1993. The Maastricht, इसका pronunciation I don't know if I'm doing it right, but ये एक जगह का नाम है। Maastricht Treaty was signed on 7th Feb 1992 to create European Union. तो ऑफिशियली 1992 में यूरोपियन यूनियन इसको नाम दे दिया इन्होंने। 7 फेब को नाम मार्क कर लो, जो डेट मार्क कर लो इसका, और नाम भी लिख लीजिए कि यूरोपियन यूनियन फॉर्म created in 7th Feb 1992. This treaty led the expansion of spheres of cooperation, which now included internal affairs, judicial matters, foreign defense policies. The treaty led to the creation of an economic union, which had a common currency, the euro. तो अब धीरे धीरे एकदम डिटेल में जा रहे हैं। तो अगेन स्टोरी को समझो। यूरोप, जो ये हम यूरोप का मैप देख रहे हैं बहुत प्यारा सा, यूरोप को यूरोपियन कंट्रीज आपस में एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट के चलते इन्होंने फॉर्म कर दी एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। और बाद में ऑफिशियली जब वो 1993 में ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन बन चुका था, उन्होंने एक दूसरे की इंटरनल अफेयर्स में भी यानी उनके कॉमन लॉज होंगे जो हर हर एक देश को, यूरोपियन देश को मान्य होंगे, और वो उनके पर्सनल यूरोपियन नेशनल लॉ से ऊपर होंगे। ओके, एंड उनकी एक कॉमन करेंसी उन्होंने कर दी बाद में, यूरो जो करेंसी है वो एक कॉमन करेंसी है जो इस सारे कंट्रीज में चलेगी, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में चलेगी। ओके, कौन से में चलेगी कौन से में नहीं चलेगी थोड़ा सा अभी हम देखेंगे डिटेल में, बट फर्स्ट गेट दिस आइडिया। यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज लोग एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज आपस में एक कॉमन करेंसी स्टार्ट करती है जिसे यूरो कहा जाता है। यूरो एक कॉमन करेंसी है। यूरो इज इक्वल टू 91.55 इंडियन रुपीज। जब हमारे इंडिया का 91 रुपीज होगा तब जाके एक यूरो करेंसी होगी, एक यूरो बनेगा। आप ये फोटोज में भी आप देख सकते हो 1 यूरो। सो यूरो एक कॉमन करेंसी उन्होंने स्टार्ट कर दी। इससे फायदा आप समझिए क्या होगा कि आप मुझे करेंसी एक्सचेंज वगैरह ये सब नाटक नहीं करना पड़ रहा। मेरा यूरो एक से ज्यादा कंट्री में चल रहा है, जर्मनी में भी चल रहा है, फ्रांस में भी चल रहा है, ऑस्ट्रिया में भी चल रहा है, इटली में भी वैलिड है वो। तो ये एक इसका फायदा है। तो अंडरस्टैंड दिस लॉजिक कि यूरो जोन, ये मैप हम पहले तो देख रहे हैं यूरो जोन का। यूरो जोन वो है जहां पर यूरो चलता है। तो पहले तो ईयू मेंबर सारे के सारे ये ईयू मेंबर, लाइट कलर वाले, लाइट कलर वाले भी और डार्क कलर वाले भी, लैवेंडर कलर है ये, बट लाइट और डार्क दोनों ही ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है। ठीक है, और उसमें लाइट डार्क का क्या फर्क है? तो लाइट वाले आर द ईयू मेंबर्स इन द यूरोजोन। यूरोजोन मतलब जो लोग यूरो एज अ मनी, एज अ करेंसी यूज करते हैं। ओके, इट मींस जर्मनी में भी यूरो चलेगा, फ्रांस में भी यूरो चलेगा, स्पेन में भी यूरो चलेगा, ग्रीस में भी यूरो चलेगा, फिनलैंड आप जाओगे वहां पर भी सेम करेंसी चलेगी, आपको चेंज नहीं कराना पड़ेगा। अब ईयू का मेंबर यूनाइटेड किंगडम्स है, डेनमार्क, स्वीडन, ये लोग भी है, लेकिन यहाँ पर यूरो नहीं है, यहाँ पे इनकी खुद की करेंसी वो चलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम्स की करेंसी होती है पाउंड स्टर्लिंग, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग भी उसे कहते हैं। तो ग्रेट 1 पाउंड स्टर्लिंग इज 106.88 इंडियन रुपीज। एंड डेनमार्क की करेंसी है डैनिश क्रोन, विच इज 12 रुपीज, 12.27 एक्चुअली ऑफ इंडियन रुपीज, तब जाके 1 डैनिश क्रोन
डेनमार्क की करेंसी बनी। तो इन्होंने यूरो को अपनी नेशनल करेंसी एक्सेप्ट नहीं की हुई है। तो ये वो मैप है जहां जो बता रहा है यूरो जोन वो जोन है जहां पर यूरो यानी कि यूरो एक कॉमन करेंसी वो चलती है पूरे यूरोपियन मेंबर्स यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के बीच में, और वो कंट्रीज जहां पर नहीं चलती। तो अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट मैप स्टडी करने के लिए इसको आप बार बार इसको देखिएगा, लिस्ट बना दीजिए कौन सी है कौन सी नहीं है। सो the economic treaty led to the creation of economic union which had a common currency। तो सिंस अब ये लोग साथ में इकोनॉमिक वाइज काम कर रहे थे और ये लोग इकोनॉमिक वाइज डील करेंगे ट्रेड करेंगे, तो मगजमारी नहीं होनी चाहिए भाई मेरा कन्वर्जन रेट ये हो रहा है, मैंने इतने में खरीदा तूने इतने में बेचा, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो इतना हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक कॉमन कॉमन करेंसी उन्होंने बना दी यूरो, कि भाई मैंने तेरे को 5 यूरो में सामान बेचा, तूने मेरे को 5 यूरो का सामान दिया। तो ये लॉजिक था उसके पीछे का। द यूरो, इसका सिंबल भी दिया है, इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 19 आउट ऑफ 28 कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज है जिसमें से 19 कंट्रियां यूरो कॉमन करेंसी चलाती है। दीज कंट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज यूरोजोन, और उसी को जितनी ये जो 19 कंट्रीज है जो जहां पर यूरो चलता है उसे हम यूरोजोन कहते हैं, सिंपल। ये सब लिख लीजिएगा अच्छे से पॉइंटर्स। द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कोऑपरेशन बिगेन एज अ प्योरली इकोनॉमिक यूनियन and developed into an organization dealing with various policies, areas like climate change, environment, health, external relations and security, migration। तो ये स्टार्ट तो सिर्फ इकोनॉमिक हम देख ही रहे हैं स्टार्टिंग से कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ही स्टार्ट हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग हेल्थ, एक्सटर्नल रिलेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज को लेकर ये सारी चीजों का वहां पर डिस्कशन होता है और उसके लिए पॉलिसीज बनती। द क्रिएशन ऑफ शेंजन एरिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ ईयू। तो ईयू ने अब यूरोपियन यूनियन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर ली थी, शेंजन एरिया। शेंजन वीजा आपने सुना होगा शायद से। शेंजन वीजा होता है कि आप अगर आपने शेंजन वीजा लिया तो आप उस उतनी जितनी वो कंट्रीज है ईयू की, उस सारी कंट्रीज में बिना किसी बार बार वीजा आपको, मतलब आप कंट्री चेंज करोगे बट आपको वीजा वो कॉमन वीजा में आप जा सकते। तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ा ब्लॉक हटा दिया कि सिक्योरिटी चेक हो रही, वीजा लेना पड़ रहा है, ट्रेड के लिए फिर से कुछ पास होना पड़ रहा है, सिक्योरिटी, ये सब नहीं, हटा दिया। तो ये उन्होंने, इट मीन्स मैं एक बार शेंजन वीजा लेकर जर्मनी से, फ्रांस से लेकर इटली पूरा घूम सकता हूँ, जितनी जो जो ईयू कंट्रीज है जिन्होंने शेंजन एग्रीमेंट साइन किया है उसमें मैं घूम सकता हूँ। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने अचीव किया था। द शेंजन एग्रीमेंट, शेंजन एक जगह है बाय द वे लक्समबर्ग में जहां पर ये साइन हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी, इसलिए ये उसी के नाम से जाना जाता है, शेंजन एरियाज। सो कौन से एरियाज है वो अब हम देखेंगे, नीचे एक प्यारा सा एक और मैप दिया हुआ है, लेकिन लेट्स रीड दैट फर्स्ट। द शेंजन एग्रीमेंट कवरिंग द अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरनल बॉर्डर्स, तो इसने बॉर्डर्स ही हटा दी, इंटरनल बॉर्डर हमारी हटा दी, between countries was signed in 1985। The agreement was signed by the 5 European countries, France, Germany, Belgium, Luxembourg, and Netherlands in Schengen, a small village in southern Luxembourg। The Schengen visa is the most common visa for Europe। The Schengen area is an area without internal borders। In this area, nationals of EU and even non-EU nationals, including business people, tourists, can travel from country to country freely and easily। They do not have to go through checks and controls when they pass from one country to another। Today, 22 out of 28 countries of EU are part of Schengen area। तो हम पहले ही जानते हैं कि EU के टोटल 28 कंट्रीज हैं जिसमें से 22 कंट्रीज ने शेंजन एरिया, शेंजन एरिया में पड़ती है और वो ट्रीटी साइन की है 1985 में। और वहां पर आपको अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगेन ये बहुत प्यारा सा मैप दिया हुआ, मैप के थ्रू हम इसको अगेन स्टडी करेंगे क्या वो क्या यहाँ पे अलग अलग उन्होंने दिया हुआ है। सो लेट्स रीड दैट। शेंजन एरिया, पहले तो ये पूरा अगेन यूरोप का आप मैप देख लीजिए जिसके अंदर थोड़ा सा आइसलैंड तक हम चलेगा, आइसलैंड भी दिख रहा है, नॉर्वे भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब अंडरस्टैंड कलर वाइज, पहले तो देखो शेंजन एरिया कौन सा है।
तो शेंजन एरिया जो अगर आप देखिए तो येलोइश शेड जो है, क्रीमी येलोइश शेड जो है, शेंजन एंड ईयू मेंबर, ये शेंजन एरिया में भी पड़ते हैं और ईयू मेंबर भी है पहले से। ठीक है, तो इस जगह पर यानी कि स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सभी, ग्रीस, ये सभी जगह पर मैं एक ही कॉमन वीजा, एक ही बार मैं निकालूंगा वीजा, शेंजन वीजा, और ये मैं सभी कंट्री में ट्रैवल कर लूंगा, गाड़ी से यहाँ से वहां, ट्रेन से यहाँ से वहां चले जाऊंगा, ये मैं कर सकता हूँ पूरा। ठीक है, पहले अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। नेक्स्ट है थोड़ा सा जो डार्क शेड है, सेकंड वाला, ब्राउनिश ब्राउनिश शेड, ईयू मेंबर बट नॉट शेंजन मेंबर। तो रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स, ये लोग ईयू मेंबर तो है, लेकिन वो लोग शेंजन मेंबर नहीं है। इसका मतलब मैं शेंजन वीजा लेकर यूनाइटेड किंगडम्स, आयरलैंड नहीं जा सकता हूँ, रोमानिया नहीं जा सकता। ये आपको समझना है लॉजिक। ओके, तो शेंजन इज रिलेटेड टू वीजा, पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, ट्रेड हैपनिंग बिटवीन दिस कंट्रीज इजीली। तो ये एक मूवमेंट ऑफ पीपल का यहाँ पे बात कर रहा है, ताकि माइग्रेशन कंट्रोल में रहे। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि कुछ कंट्रीज ने साइन अप नहीं किया उसके लिए। एंड जो एकदम ही डार्क है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और सिप्रस, ये जो कंट्रीज है मेंबर ऑफ शेंजन बट नॉट ऑफ ईयू। तो ये लोग ईयू में नहीं आते, यूरोपियन यूनियन में नहीं आते ये लोग, लेकिन वो लोग शेंजन वीजा का, शेंजन ट्रीटी का हिस्सा है। और इट मींस मैं शेंजन वीजा लेके आइसलैंड से नॉर्वे, नॉर्वे से जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सारी जगह पर जा सकता हूं। तो यू नीड टू प्लीज अंडरस्टैंड दिस मैप वेरी, इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है अच्छे से। अगेन आराम से बकायदा पढ़ के लिख कर इसको समझिएगा। ओके, आई होप आई वाज एबल टू मेक इट इजियर फॉर यू गाइस। सो दैट इज शेंजन एरिया। व्हाट इज अ शेंजन वीजा? तो अभी मैंने ऑलरेडी बात कर दिया। शेंजन वीजा अलाउज एलिजिबल इंडिविजुअल्स टू ट्रैवल freely within 26 participating Schengen areas countries. This means travelers in Europe will not be subject to border checks, internal जो भी कुछ उनका होगा वो डायरेक्टली जा सकते हैं। हाउ डज द यूरोपियन यूनियन वर्क? तो यूरोपियन यूनियन कैसे वर्क करता है? तो इनकी फोर मेजर, इनकी एक तरह से फोर की इंस्टीट्यूशंस है। यूरोपियन कमीशन है, जो पूरा इनका ब्यूरोक्रेटिक आर्म है, वो सारी चीजें देखता है, पॉलिसी डिसीजन वगैरह इम्प्लीमेंट करता है, लेजिस्लेशन वगैरह करता है। यूरोपियन पार्लियामेंट है, जहां पर 751 मेंबर्स है टोटल, और 5 years में वो लोग इलेक्ट होकर वहां पर रहते हैं। बजट देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, लेजिस्लेटिव को डिस्कस करते हैं, जैसे एक नॉर्मल पार्लियामेंट करता है वैसे ही। यूरोपियन काउंसिल है, जो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, अलग अलग मेंबर स्टेट से बिलोंग करने वाले सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक साथ मिलकर वहां पर मिलते हैं, बात करते हैं, मीट करते हैं 4 times in a year। एंड वहां पे अगेन ईयू के बारे में वो डिस्कशन करते हैं। और कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है इनका, कि ईयू लॉ की जो लॉ है वो आपके नेशनल लॉ से ऊपर है। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से ब्रिटेन, जो हमने देखा था कि ईयू मेंबर था, वो उसने, यहाँ पे देख सकते हो आप कि वो ईयू मेंबर था। यूनाइटेड किंगडम्स इज अ मेंबर ऑफ ईयू, ओके, एंड नॉट अ शेंजन। एंड हियर आल्सो यू कैन सी इट इज अ मेंबर ऑफ ईयू, ओके, बट नॉट अगेन ऑफ यूरोप। सो यूनाइटेड किंगडम्स ने एग्जिट कर लिया था फ्रॉम द ईयू इन 2020, ओके, 4 साल पहले। आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट वर्ड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ब्रिटिश एग्जिट, ब्रेक्सिट। सो ये ब्रेक्सिट इसे कहा जाता है। 31 जनवरी 2020 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम लोग ईयू का मेंबर अब नहीं रहेंगे। बहुत सारे इसके रीजंस थे, मेनली रीजन था माइग्रेशन कंट्रोल करना। दूसरा, वो अपने हिसाब से अपना लॉज, अपनी कंट्री का लॉ ज्यादा वो वैलिड रखना चाहते थे, नेशनलिज्म और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहते थे। ये सारे कुछ रीजंस है, और वो अपने हिसाब से दुनिया में ट्रेड करना चाहते थे, क्योंकि ईयू का खुद के एक लॉज है, खुद के एक रूल्स है कि कैसे कहाँ पे ट्रेड करना है, नहीं करना है। तो यूनाइटेड किंगडम वो उससे हटना चाहता था, बोला हम अपने हिसाब से करेंगे। सो दैट इज एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द ईयू, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्सिट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सार्क। सार्क के बारे में इतनी बार हम बात कर चुके हैं पूरे पिछले चैप्टर्स में। अगेन क्विकली जस्ट लेट्स रीड इट। सार्क वाज फॉर्म्ड इन 1985 एट ढाका। ओरिजिनली ढाका में तो भाई बवाल चल रहा है, अभी आप देख ही रहे होंगे, एकदम भयंकर सी चीजें हो रही है बांग्लादेश में।
सो सार्क वहीं पे फॉर्म हुआ था। Originally, SARC has been 7 members, namely India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives. In 2007, Afghanistan was added in the 8th member. Meanwhile, China, USA, EU यानी पूरा European Union, along with 9 other nations have been conferred as the observer status. उनको वो observe करते हैं. The main aim of SARC was to establish a dialogue in South Asia with the context of South Asian Association प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सप्ता, ये हम जानते ही है, पहले सप्ता बनी थी 1993 में, और 2006 में फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स के तहत सप्ता को सफ्ता, दैट इज साउथ एशिया एसोसिएशन फ्री ट्रेड एरिया बना। तो ये हम पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं और हम जानते ही साथ पर। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation is a regional organization founded in 1997. It comprises of 7 member states lying in the littoral and the adjacent areas of Bay of Bengal. तो Bay of Bengal के आजू बाजू जितने लोग पढ़ते हैं उसको मिलाकर ये बना हुआ है। Among them 5 are from South Asia, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and 2 are from Southeast Asia, इंक्लूडिंग म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये सारे लोग को मिलके बिम्स्टेक करके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का बीच का गैप कवर करने के लिए बनी है, एंड मेनली एम्स टू फैसिलिटेट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट कोलैबोरेशंस ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जो जो हमारे बीच में कॉमन है वहां पर हम कॉमन एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ब्रिक्स के बारे में भी आप जानते होंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ मेजर emerging national economies created in 2009. Its original members were Brazil, Russia, India, and China. South Africa joined in 2010. BRICS member are all developing countries. ये सारे developing countries है, and newly industrialized countries. They have large, fast-growing economies and significant influence on regional and global affairs. All of them are members of G20. तो G20 क्या है वो भी हम अभी देखेंगे। पहले G20 कवर करते हैं, फिर ये शंघाई कवर करेंगे। G20 G20 is an international forum established in 1999 for governments and central bank governors from 19 countries and the European Union. It was formed with primary aim to discuss policies related to financial stability. तो ये G20 में टोटल 20 अलग नेशंस, 19 कंट्रीज एंड EU को एक कॉमन पूरा माना जाता है, इसलिए वो G20 हो गया। ठीक है, इस समिट में सारे लीडर्स, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड प्राइम लीडर्स मिलके समिट्स में डिस्कस करते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, कैसे अगेन डेवलपमेंट की बातें करेंगे। इसके अंदर ये है, अलग क्या है ये ब्रिक्स, और इससे अलग कैसे हो गया बाकी सबसे, इसके अंदर डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन दोनों मिलके डायलॉग करते ताकि एक दूसरे को वो अपने आइडिया शेयर करके हेल्प करे। सो ये इसका अलग बात है। G20 लास्ट कहाँ हुआ था, कौन सी कंट्री में, कौन होस्ट कंट्री थी, वो मुझे कमेंट्स में बताइए, बहुत ही इजी सा आंसर है। So G20 summits are attended by heads of government, head of states, along with their finance ministers and foreign ministers. Developed countries like United States, Britain, Germany, France, Japan, among others, are part of G20. It thus acts as a platform for discussion between the developed and developing countries. India plays an active part in G20. So BRICS में developing nations है, G20 में developing और developed दोनों nations है। ओके, लास्ट जो हमने छोड़ा हुआ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऊपर एक बार हमने पढ़ चुके थे कि कैसे Russia is a founding member of Shanghai Cooperation. So, Political Economic Security Organization, which was founded in Shanghai by the leaders of China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan in the year 2001. India, Pakistan joined in 2016. 2016 में हम भी इसका हिस्सा बन चुके हैं. In the past few years, SCO has focused on counter-terrorism. The SCO's primary focus is on maintaining peace and stability in the region through political dialogue and economic cooperation among member states. SCO also encourages effective cooperation in trade, research and technology. तो इसका मेन है काउंटर टेररिज्म और एक दूसरे के बीच में पीस स्टेबिलिटी मेंटेन करें और हम लोग डायलॉग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना एक दूसरे पे हमला कर दे आपस में। सो वो इसका मेन गोल था। We have seen some of the important trends in global politics since 1991. These trends indicate the major changes that have taken place in the world since the disintegration of Soviet Union. In the next chapter, we will see how the trends can be understood at a conceptual level. Okay, so that was the end of the chapter. I hope आपको समझ में आया, I hope आपको मजा आया, and very important chapter, बहुत ही informative chapter है। Please इसको thorough reading करिए, marking करिए,
पॉइंटर्स बनाइए, नोट्स बनाइए, वीडियो बार बार देखिए चाहिए तो। एंड दैट्स इट, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस